हाय स्टूडेंट्स, दिस इज निखत। वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। तो आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, क्या क्या फंक्शंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी है और कितने टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। जैसे कि वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि वन पार्टी सिस्टम चाइना में है, टू पार्टी सिस्टम यूके में और यूएसए में है, और मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे प्यारे भारत देश इंडिया में है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है। अभी तक हमने ये पढ़ चुका है। अगर फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, आप चेक कर लेना। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है पहले ये समझिए। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरे नेशनल मतलब पूरे पूरे इंडिया में नेशनल लेवल में होता है। जैसे कि अभी कौन सा नेशनल पार्टी, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया। क्योंकि नेशनल पार्टी क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके जो पार्टीज है वो हर स्टेट में, हद तक बहुत मेजोरिटी स्टेट में, हमारे पास 28 स्टेट्स है, तो सपोज करिए 15 से भी ज़्यादा स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नेशनल पार्टीज कहेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होता है और क्या होता है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज इसके बाद वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पार्टीज यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स ऑल फॉलो सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इज डिसाइडेड इन नेशनल लेवल। तो एक नेशनल लेवल में होता है पार्टीज, और वो क्या करता है कि बहुत सारे स्टेट में भी होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि बीजेपी हो गया। तो नेशनल लेवल में क्या हो गया कि बीजेपी जो सबसे ऊपर लीडर है बीजेपी का, वो क्या करेगा? प्रोग्राम्स और पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को बनाएंगे, और वो क्या करेगा? सबको फॉलो करना होगा जितने सारे स्टेट में वही सेम पार्टी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको बताया, इलेक्शन कमीशन उन्हें कहते हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, जो इलेक्शन करवाते हैं और सिंबल्स देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं? जो नेशनल पार्टीज है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं इंडिया में, उन्हें यूनिक सिंबल्स देते हैं, बहुत यूनिक अच्छा सिंबल्स देते हैं, और वो बहुत रिकग्नाइज्ड होते हैं, वो बहुत फेमस होते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे फेमस कौन कौन सा पार्टी? दो पार्टी मेजर फेमस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो ये सब क्या है? फेमस पार्टीज है। तो इलेक्शन कमीशन इन्हें फेमस पार्टी रिकग्नाइज कर दिए हैं, और क्या यूनिक सिंबल्स इन्हें देती है। तो हम कैसे कहेंगे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वो कब बनेगा? तो उसके कुछ कुछ रूल्स है, मतलब कुछ फैक्टर्स है, उन्हें हम समझते हैं, तब हम किसी पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे लॉज बनाया जाता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे वो पार्टी को 6% वोट सिक्योर करना पड़ेगा और 2 सीट सिक्योर करना पड़ेगा। कहाँ पे? स्टेट में। ठीक है, उसे हम क्या कहें? स्टेट, एक मिनट, ओके सॉरी। स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज दोनों में किस, जैसे स्टेट पार्टीज किन्हें कहेंगे और नेशनल पार्टीज किन्हें कहेंगे, दोनों के अलग अलग फैक्टर्स है। स्टेट पार्टीज कहेंगे कि स्टेट पार्टीज उन पार्टीज को कहेंगे जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहाँ पे जैसे लोकसभा कहा जाता है, जहाँ पे लॉज बनाया जाता है, वहाँ पे 6% वोट होना चाहिए कोई भी पार्टी को। अगर कोई भी पार्टी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट सिक्योर कर लिया है और 2 सीट सिक्योर कर लिया है स्टेट में, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेट पार्टीज। और नेशनल पार्टी किन्हें कहेंगे? नेशनल पार्टी कोई भी एक पार्टी है जो क्या किया है, वो उस लोकसभा में 6% उसको वोट मिला हो, ठीक है ना, और 4 स्टेट मतलब 4 स्टेट में उसका पार्टी जीत चुका हो और 4 सीट मिला हो लोकसभा में, उन्हें हम क्या कहेंगे? नेशनल पार्टीज। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 नेशनल पार्टीज, एक बार और समझ लीजिए। स्टेट पार्टीज कहेंगे उन्हें जो 6% लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्योर किया हो और 2 सीट स्कोर सिक्योर किया हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्हें हम स्टेट पार्टीज कहेंगे। ठीक है, और नेशनल पार्टीज उन पार्टीज को कहेंगे जो लोकसभा में 6% टोटल वोट सिक्योर किया हो और 4 सीट सिक्योर किया हो असेंबली इलेक्शन में, मतलब जो स्टेट इलेक्शन होता है, 4 स्टेट में उनका पार्टी जीतना चाहिए, और क्या हो, 4 सीट लोकसभा में विन किया हो, उसे हम कहेंगे नेशनल पार्टीज। तो हमारे पास इस जो ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला है, इसके तहत हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड है भारतीय जनता पार्टी, थर्ड है बहुजन समाज पार्टी, फोर्थ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 2 कम्युनिस्ट पार्टी है, दोनों समझाऊंगी, नेशनल कांग्रेस पार्टी है। इस तरह करके टोटल 6 नेशनल पार्टीज है हमारे पास। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, जिसे हम
सिंपल भाषा में कांग्रेस कहते हैं। ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। जब अभी तक का जितना नेशनल पार्टी सबसे पुराना पार्टी ये है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले बना है, हमारी नेशनल स्ट्रगल्स से पहले बना है। जब हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने भारत के लिए जो नेशनल स्ट्रगल्स चल रहा था, उससे पहले ये बना है 1885 में। ठीक है। तो ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो नेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेशन मतलब पूरे कंट्री में और स्टेट में बहुत डोमिनेंट रूल था शुरू में। ठीक है। शुरू में 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद बहुत डोमिनेंट रूल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो 1977 तक ये रूलिंग पार्टी थी, मतलब 1947 से लेकर 1977 तक ये कंटिन्यू जीतते आ रहा था। ठीक है। उसके बाद फिर 1977 में हार जाती है, फिर 98 में फिर पार्टी फॉर्म करती है, 1980 से 89 तक फिर चलता है किसका दबदबा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फिर लेकिन आफ्टर 1989 क्या होता है, ये डिक्लाइन हो जाता है। इसका जो भी पोजीशन होता है, जो इसका डोमिनेशन होता है, वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन जाता है। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्योंकि 1989 के बाद फिर दूसरे पार्टी डोमिनेंट रूल में आ जाता है। तो 2004 के इलेक्शन में क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 145 मेंबर्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन लोकसभा में। ठीक है। तो 2014 तक, तो 2004 में दोबारा क्या हुआ, जब 89 में ये डिक्लाइन हो गया, फिर 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर पार्टी फॉर्म करती है, गवर्नमेंट चलाती है। तो टिल कब तक चलता है, 2014 तक, 2014 तक फिर ये रूल करता है कांग्रेस। लेकिन अभी क्या है, कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी है और इसका अलायंस क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। सेंट्रिस्ट पार्टी क्या होता है, ना ये लेफ्टिस्ट है ना ये राइटिस्ट है। मतलब ना ही, ऐसा नहीं है कि ये कैपिटलिज्म पे यकीन ही नहीं करता, और ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म पे बहुत ज़्यादा यकीन करता है। मतलब कि देखिए, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, राइट लेफ्ट। ठीक है। तो राइट होता है जो कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा मानता है। कैपिटलिज्म क्या होता है ये भी आप समझिए, जो कैपिटलिस्ट होता है। तो कैपिटलिज्म होता है जैसे कि ये अभी अमेरिका तरफ चलता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसका कुछ नहीं होता, सारा कुछ क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, जो भी कंपनी बनता है सब प्राइवेट के लिए होता है। ठीक है। तो ना ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे कैपिटलिज्म पे यकीन करता है, ना ही ये राइट है, ना ही ऐसा नहीं कि यकीन बिल्कुल नहीं करता है। ये सेंट्रिस्ट है, मतलब ये बीच में है, थोड़ा बहुत यकीन भी करता है, थोड़ा बहुत नहीं भी करता है। ओके। तो ये सेंट्रिस्ट पार्टी है। इसका आइडियोलॉजी क्या है, सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें सारे रिलीजन को एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, एक इक्वल माना जाता है। तो ये सेक्युलरिज्म पे यकीन करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये क्या सोचता है, इसका ये क्या है कि वेलफेयर वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए सोचते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना। तो जो वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए सोचते हैं, उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म, और चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, मतलब कि इंडिया में जो गरीब है, जो रूरल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। जो क्या होगा इससे, वो भी डेवलप करेंगे। तो इनके कुछ आइडियोलॉजीज़ है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब जो हमारी सेकंड नेशनल पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी रूल कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कब बना है, 1980 में। तो भारतीय जनता पार्टी, अभी का भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करता था, वो भारतीय जनसंघ था। BJH से ये बाहर निकल कर आया है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सिंबल है लोटस। ओके। तो इनका क्या है, इनका जो आइडियोलॉजी है, इनका सोच क्या है भारतीय जनता पार्टी का, इनका सोच है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया, मतलब ये चाहते हैं कि ऐसा मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया हो जहाँ पे उनका एंशियंट कल्चर और वैल्यू का रिस्पेक्ट किया जाए। मतलब ऐसा भारत बने जहाँ पे उसका जो वैल्यूज़ है, एंशियंट पुराना जो वैल्यूज़ है, जो धार्मिक वैल्यूज़ है, जो हमारा कल्चर है, इंडिया का जो वैल्यूज़ है, वो कभी ख़त्म ना हो, वो और भी उभर कर आए, और एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना है। किनको? भारतीय जनता पार्टी को। इनका क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म है, हिंदुत्व का आइडियोलॉजी ये मानते हैं, हिंदुत्व। ठीक है। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर को फुल इंटीग्रेशन चाहते हैं, लेकिन अभी हो चुका है फुल इंटीग्रेशन। लेकिन ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में अच्छे से इंटीग्रेशन दिलाना चाहती है। उसके बाद ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहती है, जैसे कि जितने रिलीजन हैं सबका ऑल इक्वल सिविल कोड हो। ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसके बाद ये रिलीजियस जो कन्वर्जन है, मतलब कि जैसे कि मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो ये कन्वर्जन है इसको बैन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। 1990s में ये सपोर्ट गेन किए थे, मतलब 1990s में ये रूल में आए थे। फिर 1998 में
बीजेपी के पास पावर आ गया अच्छा खासा। इनका अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2004 में फिर ये हार गई पार्टी, अपने इलेक्शन पे हार गई। फिर 2014 में जीत गई, जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और अभी तक भी कौन है, भारतीय जनता पार्टी है इंडिया में ना। बहुजन समाज पार्टी थर्ड नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। ये कब बना है, 1984 में। इसके लीडर है कांशीराम। ये रिप्रेजेंट करता है बहुजन समाज को, जैसे कि दलित्स को, जो बैकवर्ड लोग हैं जैसे कि ओबीसी को, आदिवासीज को, मतलब जो ट्राइब्स है, जो नीचे लोग हैं, नीचे तो नहीं कह सकते पर जो लोअर लोग हैं, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, उनको क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट करना चाहते हैं। इनका मेन बेस कहाँ है पता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे इनका मेन बेस है। यूपी में बहुत बार बहुजन समाज पार्टी पावर में आई है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में 2004 की लोकसभा इलेक्शन में ये 5% इनको वोट मिला है और 19 सीट ये सिक्योर किया है। कौन, बहुजन समाज पार्टी। तो ये सब एक थ्योरी पार्ट है, अब बस इसमें याद करने का है, कुछ समझाने का नहीं है, आपको बस याद करना है। ओके। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। दो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोनों को समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी समझते हैं। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर क्या होगा, एम, CPI M लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट है। तो ये कब बनी है, 1964 में। इनका क्या बिलीव है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या होता है समझाती हूँ, एक मिनट। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम क्या होता है, ये किसके मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में है उससे इन्फ्लुएंस होकर ये पार्टी बना है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये है, ये सोवियत यूनियन के आइडियोलॉजी पे यकीन मतलब उस पर यकीन रखता है। जैसे कि सोवियत यूनियन क्या हो गया, यूएसएसआर भी आपने समझ लो, रशिया। अभी का जो रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी है उससे इन्फ्लुएंस होकर ये पार्टी बना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नॉर्मल विदाउट एम, और CPI M कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये बने हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से इंस्पायर होके। तो ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म पे, सेक्युलरिज्म पे, डेमोक्रेसी पे। अभी इस पे आप ज़्यादा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आप अपने अपर क्लास में पढ़ोगे। सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, बस इसे आप अभी याद कर लो। तो इनका ये है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है सिक्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, इनका है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, कि इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, सोसाइटी के में और इकोनॉमिक में भी न्याय होना चाहिए लोगों के बीच में। इनका सपोर्ट है वेस्ट बंगाल में, केरला में और त्रिपुरा में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का अच्छा खासा सपोर्ट है। ये पुअर को, फैक्ट्री वर्कर्स को, फार्मर्स को, लेबर्स को सपोर्ट करता है। कौन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। वेस्ट बंगाल में 30 साल पावर में रहा, कौन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 2004 के इलेक्शन में 6% वोट और 43 सीट्स सिक्योर किया है, कौन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये सपोर्ट करता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को, मतलब UPA, मतलब कांग्रेस के अलायंस को। पर वो बाहर से सपोर्ट करता है, ऐसे पूरे अच्छे से ज्वाइन नहीं किया है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नॉर्मल वाला विदाउट M। ओके। नाउ ये कब फॉर्म हुआ है, 1925 में। वो 1964 में तो पहले ये वाला पार्टी फॉर्म हुआ था, उसके बाद वो पार्टी फॉर्म हुआ है मार्क्सिस्ट वाला। ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे यकीन करता है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म मतलब कि ये यकीन करता है कि जो रशिया में जो कम्युनिज्म है उस पर यकीन करता है। ये अपोज करता है सक्सेशनिज्म को और कम्युनिज्म को, ठीक है, कम्युनलिज्म को। ठीक है, सक्सेशनिज्म क्या होता है कि कोई कंट्री है, ठीक है, वहाँ से कोई एक हिस्सा बोल रहा है कि मुझे अलग होना है, तो इस पे ये अपोज करता है कि नहीं ऐसा नहीं, अच्छा बात है। कम्युनलिज्म मतलब होता है कि जो रिलीजन बेस पर लड़ाई होता है वो नहीं होना चाहिए। ये एक्सेप्ट करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। उसके बाद क्या हुआ, इसी से आप समझिएगा कि ये जो 1925 में जो ये CPI है, इसी से निकल कर कौन आया है, CPI M, जो अभी हम पढ़ चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो पहले था CPI बस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसी से निकल कर CPI M बना है 1964 में। ठीक है, तब से क्या हुआ, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वीक हो चुका है। इसका सपोर्ट है केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पर अभी इसका जो सपोर्ट है वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो चुका है। 2004 के इलेक्शन में बस मात्र ये 1.4% वोट सिक्योर किया है और 10 सीट्स। और ये भी क्या कर रहा है, UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को आउटसाइड से सपोर्ट करता है, पर वो ज्वाइन नहीं किया है। ओके।
नाउ लास्ट जो नेशनल पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये समझते हैं ये कब बना है, 1999 में फॉर्म हुआ है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही स्प्लिट होके, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये हुआ करता था, पर कुछ मेंबर्स होंगे, सपोज करिए कुछ लीडर्स होंगे जिनको कुछ पॉलिसीज अच्छा नहीं लग रहा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो चाहते होंगे कि हमें एक अपना अलग पार्टी बनाना चाहिए। तो 1999 में कुछ लीडर्स क्या किए, एक अलग पार्टी बना लिए कांग्रेस से बाहर आकर। ये बिलीव करते हैं सेक्युलरिज्म पे, मतलब सारे रिलीजन को एक मानना चाहिए, डेमोक्रेसी पे, जस्टिस पे, न्याय पे और फेडरलिज्म पे, मतलब पावर को शेयर करना चाहिए स्टेट और सेंटर लेवल पे। ठीक है, ये चाहते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो ऑफिसर्स जॉब है वो नेचुरल बर्थ सिटीजन्स को दिया जाए, मतलब कि इंडिया में जो नेचुरल बर्थ सिटीजन्स है, जो इंडिया में जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं हो कि बस इंडिया का सिटीजनशिप मिल गया उनको, जो इंडिया में नेचुरली जन्म लिए हैं उनको दिया देना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जॉब होता है, ना कि कोई बाहर का इंडिया में आकर कुछ दिन रह रहा हो और उसे सिटीजनशिप मिल रही हो वो कर रहा हो जॉब, ये गलत है इनका कहना है। ठीक है, इनका सपोर्ट है महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में। और ये भी किसको सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को, यूपीए को। ना स्टेट पार्टीज, तो अभी हमने सारा नेशनल पार्टीज समझ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज। तो स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, और स्टेट पार्टीज जितने स्टेट में पार्टीज हैं उन्हें हम रीजनल पार्टीज भी कहते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी, समत पार्टी, राष्ट्र दल पार्टी, उसके बाद बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये सब स्टेट पार्टीज है। इनका क्या है, नेशनल लेवल पर स्टेट पार्टीज तो है लेकिन नेशनल लेवल में भी इनका थोड़ा बहुत आइडेंटिटी है। ठीक है ना, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर सपोज अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, अभी इस साल होने वाला है 2024 में इलेक्शन, कोई पार्टीज, अगर कोई पार्टी जैसे कि बीजेपी हो, वो क्या किया, उसको वोट नहीं मिला, जितना वोट मिलना चाहिए बीजेपी को उतना नहीं मिला, तो वो अब करेगा कि अब जीतेगा कौन, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जितने भी और भी स्टेट पार्टीज होंगे उनको क्या करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा और पूरा एक बड़ा पार्टी बना लेगा। ठीक है, तो देखिए ना, नो पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर ऑन मेजोरिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी सही मेजोरिटी में नहीं आ रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहा है कि सो नेशनल पार्टीज फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज, तो नेशनल पार्टीज जितने भी है वो अलायंस बना रहा है अपना स्टेट पार्टीज के साथ, हाथ मिला रहा है और क्या कर रहा है, अपने वोट और उसके वोट को मिला के एक बड़ा वोट करके जीत जा रहा है। तो 1996 में क्या हुआ था, स्टेट पार्टीज को अपॉर्चुनिटी पार्ट ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट, तो इससे क्या होता है, 1996 में कोलिजन गवर्नमेंट आया था कि स्टेट पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिला था कि नेशनल गवर्नमेंट के साथ वो हाथ मिलाकर एक पार्टी फॉर्म कर सकता है, उसे हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि पार्टीज के होने से क्या होता है, स्ट्रेंथिंग हो रहा है हमारा जो डेमोक्रेसी है, और क्या है, फेडरलिज्म जो है हमारा, फेडरलिज्म क्या होता है देखिए, जैसे कि फेडरलिज्म मतलब होता है कि पावर शेयर बिटवीन स्टेट और फर्दर और सेंटर लेवल पे, जैसे कि सेंटर पे पावर हो, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ सेंटर पे पावर हो, कुछ पार्टी स्टेट पे भी होना चाहिए। तो ये करने से क्या हो रहा है, जो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज जो हाथ मिलाकर अलायंस बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो नेशनल पार्टीज है वो अपना मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट पार्टीज बोल सकता है भाई हम तो तुमको दिए हैं वोट, तो स्टेट की भी सुनी जाएगी और नेशनल पार्टीज की भी सुनी जाएगी, इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। नाउ मूव टू द अनदर टॉपिक, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज, अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको क्या क्या चैलेंजेस उठानी पड़ रही है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, वट एवर रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग होता है, कुछ भी गलत होता है, तो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे ब्लेम लगा देते हैं, कुछ भी गलत हुआ सोसाइटी में या फिर कुछ भी, तो अरे ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पार्टी ही अच्छा नहीं है, हम गलत कर दिए इसको वोट देकर, ये ठीक नहीं है, ये गलत काम करता है, ये हमारी सुनता नहीं है, तो कुछ भी गलत होता है हम पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम कर देते हैं ना। समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहला चैलेंजेस है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, उसके बाद मनी एंड मसल्स पावर, फिर है पार्टीज नॉट ऑफर्स मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। तो ये कुछ 4 प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही है चैलेंजेस। ठीक है, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है, कुछ लोग ही जो लीडर लोग हैं वो टॉप में लीडरशिप देख रहे हैं, बाकी नीचे के जो एक्टिव मेंबर्स लोग हैं, जो अलग और भी लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, उनकी सुनी नहीं जा रही है, कोई मीटिंग नहीं करवाया जा रहा है, लोगों की राय नहीं लिया जा रहा है, इंटरनल इलेक्शन रेगुलर नहीं हो रहा है, मतलब कि पार्टी है, पार्टी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो कुछ ही लोग हैं जो वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, बाकी और की सुनी ही नहीं जा रही है। तो बहुत सारे पार्टीज है उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, वो कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है पार्टी में, तो एक 4-5 लोग हैं जो लीडर है वही बस डिसीजन ले रहे, बस बात खत्म हो जा रहा है। ठीक है,
तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। सेकंड है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन से तो आप वाकिफ़ होंगे कि पार्टी में क्या होता है, जो टॉप पोजीशन होता है वो कोई एक पर्टिकुलर फैमिली कंट्रोल करती है, ठीक है। तो वो फैमिली कंट्रोल करती है। अगर उसे किसी को एमएलए बनाना है तो वो अपने ही किसी भतीजे को बना लेगा, उसे किसी को एमएलए बनाना है तो वो अपने ही किसी भाई को बना लेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, जो एक फैमिली होता है वही उसमें डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो एडवांटेज उठा लेते हैं। कोई एक फैमिली का हो, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज में 4-5 मेंबर हो उस घर के, तो क्या करेगा, उसका जो रिलेटिव होगा वो उसका फ़ायदा उठा लेगा कि हाँ अरे मेरे मामा है वो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ में है, वो मुझे मतलब कैंडिडेट के लिए खड़ा कर देगा। तो इससे क्या है कि डेमोक्रेसी में सही नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। कोई एक फैमिली क्यों संभालेगा पॉलिटिकल पार्टीज, ये गलत है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, पर वो नहीं आ सकते हैं पोजीशन में, किस वजह से, डायनेस्टिक सक्सेशन के वजह से ना। मनी एंड मसल्स पावर। तो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, पार्टीज फोकस करती है कितना से कितना वोट मिले, कितना से कितना वोट मिले, ठीक है। तो वो क्या करती है, कभी वो उन लोगों को नॉमिनेट करती है। जैसे कि पार्टी तो खुद खड़ा होकर इलेक्शन नहीं लड़ता, वो नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को। तो उन लोगों को नॉमिनेट करती है जो उन्हें ज़्यादा पैसा पे किए होंगे। कभी कभी वो क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को भी सीट दे देते हैं कि लो सीट आप मुझे 2 करोड़ रुपया दे दो, लो सीट आप इलेक्शन लड़ो। तो ये गलत है। तो रिच लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारे रिच लोग क्या करते हैं, मनी और मसल्स पावर यूज़ करते हैं। बहुत सारे रिच लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा खासा फंड प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं जो अमीर, जैसे कि कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, फिर कोई एक इंडियन प्राइवेट कंपनी हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ। वो क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज को 1 करोड़ रुपया दे दिया है कि आपको आप जीतिए, उसके बाद पार्टी जब आप कुछ भी डिसीजन लोगे तो मेरे हम लोगों के बिहाफ में मत लेना, अगर हम कुछ गलत भी करेंगे तो हम लोगों के बिहाफ में मत लेना, हम जो बोलेंगे वो करना। तो बहुत सारे लोग मनी और मसल्स का भी पावर का यूज़ करते हैं ना। एक और चैलेंजेस क्या है कि जो जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज अभी के टाइम पे वो अपने वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे रहे। जितने पॉलिटिकल पार्टीज है सबका सेम है आइडियोलॉजी कि हाँ सेक्युलर होना चाहिए, हाँ इक्वालिटी होना चाहिए लोगों के बीच में। तो क्या हो रहा है ना कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि किसको चुने किसको नहीं चुने। जैसे कि एग्जांपल में लेबर पार्टी है यूके का और कंजर्वेटिव पार्टी है, उस दोनों का पॉलिसी सेम है और आइडिया भी सेम है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग अच्छे से चूज नहीं कर पा रहे कि हाँ किसको चुने, किसका आइडिया ज़्यादा बेटर है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, चैलेंज हो जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये कुछ चैलेंजेस थे पॉलिटिकल पार्टीज का। नाउ हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड, हम पार्टी को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, हम उसको बदल कैसे सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, हम भी जानते हैं, अभी हम पढ़े भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो क्या है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो सम एफर्ट्स इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो कुछ एफर्ट्स हम लगा चुके हैं, जैसे कि ये एफर्ट्स है, और कुछ एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए, जैसे ये एफर्ट्स है। तो वन बाय वन समझते हैं। कुछ एफर्ट्स हमारे कंट्री में, जैसे कि डिफेक्शन को हटाया गया। डिफेक्शन क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। डिफेक्शन को कैसे हटाया गया, 52nd अमेंडमेंट किया गया 1985 में डिफेक्शन को हटाने के लिए। डिफेक्शन क्या होता है, जो एमएलएज है, जो एमपीज है, सपोज करिए वो अगर कांग्रेस से थे, ठीक है, और वो बीजेपी, सपोज करिए बीजेपी एंड कांग्रेस, तो वो कांग्रेस से इलेक्शन खड़ा हुए, ठीक है, वो खड़े हुए हैं, फिर वो जीते हैं, ठीक है ना, वो जीत गया इलेक्शन। जीतने के बाद किसके पास चला गया, बीजेपी के पार्टी में चला गया। इसे हम कहते हैं एक डिफेक्शन। तो डिफेक्शन बिल्कुल गलत है, पार्टी चेंज कर दे रहे हो जीतने के बाद, ये तुम गद्दारी कर रहे हो। तो क्या हुआ, डिफेक्शन को बैन कर दिया गया ना। लॉज बनाया गया कि कोई भी अगर एमपीज और कोई भी एमएलएज अगर पार्टी को चेंज करेगा तो उसे क्या होगा, लेजिस्लेचर में अपनी सीट खो देनी पड़ेगी। ओके, नाउ एफिडेविट फाइल। एक एफिडेविट फाइल होती है जो सबको इशू करना पड़ेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में मतलब कोई भी लीडर अगर इलेक्शन लड़ना चाहता हो, इलेक्शन कंडक्ट करना चाहता हो, तो उसे अपने डिटेल इन्फॉर्मेशन देना होगा अपना प्रॉपर्टी को लेके, क्रिमिनल केसेस को लेकर, ठीक है ना, ठीक है। उसे कहते हैं एफिडेविट फाइल। और इससे ये भी एक रिफॉर्म आया है इंडिया में, जैसे कि जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उससे अच्छा क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें क्या हो, मनी पावर को कम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मनी पावर कम करना चाहिए, जो पैसा लगा रहे हैं लोग गलत चीज़ों में उसको मनी पावर को कम करना चाहिए। और एफिडेविट फाइल सबकी लेना लेना चाहिए, सबकी प्रॉपर्टी के बारे में, क्रिमिनल केसेस के बारे में जानना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर पास किए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नेसेसरी है कि अगर वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं तो उन्हें अपना उनको मतलब कि कोई भी इलेक्शन कर रहे हैं तो उन्हें इनकम टैक्स के पास फाइल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर पास किए हैं।
तो ये सब कुछ सजेशंस रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया में। कुछ सजेशंस भी है लोगों के जो रिफॉर्म्स लाया जाए। तो सम सजेशंस रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो कुछ सजेशंस है लोगों का, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना, ऐसा लॉ लाना चाहिए, लॉ मतलब लोग कह रहे हैं कि ऐसा कानून लाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी, अगर कंपलसरी करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो इलेक्शन कमीशन पे अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको रजिस्टर करवाएं। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज पे आ जा रहा है, नहीं, उसे रजिस्टर करवाना चाहिए कि कोई अगर क्रिमिनल तो नहीं आ रहा है ना। तो ये एक लॉ लाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए, मतलब जो पार्टी है उसके अंदर इलेक्शन होना चाहिए, कौन लीडर बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन दिस बनेगा, दैट बनेगा, ठीक है। और अपना उन्हें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए, खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए। उसके बाद सेकंड रिफॉर्म्स का सजेशन ये आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उन्हें कम से कम 1/3 सीट वुमेन कैंडिडेट को देना चाहिए। मतलब उनके पास बहुत इतने सारे सीट्स हैं, तो उसमें से 1/3 सीट उन्हें वुमेन्स को देना चाहिए, जिससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा। तो सेकंड ये रिफॉर्म्स का बात चल रहा है। थर्ड ये है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पार्टीज को मनी में सपोर्ट करना चाहिए। मतलब इलेक्शन के टाइम पे बहुत पैसा खर्च होता है, तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा सपोर्ट करना चाहिए, किसे, पार्टीज को। इससे क्या होगा कि वो किसी और से पैसा लेने की उनको ज़रूरत नहीं, जैसे कि पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, ये सारी चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इतने सारे रिफॉर्म्स के सजेशंस आए, ये 3 रिफॉर्म्स के, लेकिन ये सब पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 2 तरीका है जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये तो ठीक है, सजेशन था, पर हम रिफ़ॉर्म करेंगे कैसे? तो पहला है कि लोगों को परस्यू करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मतलब कि तो लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेशर करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी मैंने परस्यू कह दिया था, सोशल पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशर करना चाहिए कि नहीं, आप मतलब प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो करते भी हैं लोग, पिटीशन बहुत सारे फाइल लिख कर भेजना चाहिए, लेटर्स लिखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स, बहुत सारे मीडिया इन पे प्रेशर अगर डालेंगे, मीडिया, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स, लोग आंदोलन करेंगे न्याय के लिए, तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म्स लाएंगे। सेकंड ये है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अगर जितने से जितने लोग हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, जो छोटे से छोटे लोग हैं, गरीब है, जो भी लोग हैं, सबको क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट में ज्वाइन करना चाहिए। तब क्या होगा, रिफॉर्म खुद ब खुद होगा, पॉलिटिक्स में रिफॉर्म होगा। हम यहाँ बैठे बैठे नहीं कह सकते कि रिफॉर्म होना चाहिए, आप जाके ज्वाइन करिए, पॉलिसीज में ज्वाइन करिए, गवर्नमेंट में ज्वाइन करिए, और क्या करिए, रिफॉर्म्स लाइए। तो ये 2 तरीका से हम रिफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दैट इज इट। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, खुश हो जाइए। बाय बाय, जय हिंद।